हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुकैया अंसारी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करवाया था जिसमें मैंने सेकेंड यूनिट से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करवाया था, अधिगम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है लर्निंग, अधिगम, कल हमने पढ़ा हुआ था। अधिगम क्या होता है, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अधिगम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जानी थी कि अधिगम क्या है, एक लक्ष्य उद्देश्य प्रक्रिया है। ठीक है, एक पॉइंट बताना था कि अनलर्निंग भी लर्निंग का हिस्सा होता है। ठीक है, हमें जैसे कि नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है। अभी तक हम पढ़ते थे कि सॉरी, जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, सततता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास जो होता है वो जन्म से स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि अनिरंतरता का सिद्धांत भी होता है। जैसे कि जो विकास होता है हर स्टेज में अलग अलग होता है, निरंतर नहीं होता है। हर एक स्टेज की, हर अवस्था की अपनी विशेषता होती है, उसी के आधार पर हमारा विकास होता है, रेगुलरिटी से नहीं होता है। तो अनिरंतरता का सिद्धांत भी पढ़ा हमने, निरंतरता का भी सिद्धांत पढ़ा। इसी तरह से एक पॉइंट और है कि अनलर्निंग भी किसका हिस्सा है, लर्निंग का ही हिस्सा होता है। अनलर्निंग क्या होती है आपकी, हम कह सकते हैं जो चीज़ हमने गलत सीख ली, ठीक है, उसको सही तरीके से सीखना क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ठीक है, जो हमने गलत सीखा हुआ है जब हम उसको दोबारा से सीखें तो सही करके सीखें तो वो क्या कहलाएगा, अनलर्निंग। जो है, जो गलत सीखा हुआ है जब उसको सही करके सीखेंगे तो वो कहलाता है हमारा लर्निंग का भी हिस्सा होता है, हमारी अनलर्निंग। ठीक, समझ आए? ये पॉइंट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर करना उचित समझा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अधिगम के कुछ क्षेत्र होते हैं। अधिगम के क्षेत्र, डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक, अधिगम के क्षेत्र। ठीक है, अधिगम के क्षेत्र का मतलब है कि अधिगम जो है किन किन क्षेत्रों में बच्चे को प्रभावित करता है, किन किन क्षेत्रों में हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। क्षेत्र क्या है, एरियाज क्या है, ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, और तीसरा है हमारा मनोगत्यात्मक। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 अधिगम के। एक तो बच्चा कह सकते हो मानसिक रूप से प्रिपेयर होता है, मानसिक रूप से भी सीखता है। दूसरा वो कह सकते हो हम लोग भावात्मक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से सहयोग के साथ मिलते हैं, नैतिकता की भावना सीखते हैं, प्रेम से सीखते हैं। हम कह सकते हैं बच्चा जो है संवेग के माध्यम से सीखता है, क्रोध से सीखता है, रुचि से सीखता है, अभिप्रेरणा से सीखता है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे भावात्मक रूप से, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो भावात्मक क्षेत्र के रूप में भी सीखते हैं। और दूसरा मनोगत्यात्मक तरीके से भी सीखते हैं, हम कोई क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है हम कह सकते हो कक्षा के अंदर तो हम उसे सिखाते हैं, कक्षा के बाहर भी उसे सिखाते हैं। ठीक है, कक्षा के बाहर कैसे सिखाते हैं, कक्षा के बाहर हम उसे ऐसे सिखा सकते हैं कि एक दूसरे से हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स वगैरह जो हम कह सकते हो गेम करवाते हैं, रनिंग का गेम करवा दिया, कबड्डी करवा दी, इस तरह से हम कह सकते हो रैकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें जो है हम उसे कक्षा के बाहर सिखाते हैं। तो वो कहलाती है हमारी कौन सा क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, जिसमें बच्चा जो है कोई क्रिया करके सीखता है। ठीक है, भावात्मक क्षेत्र क्या होता है, जब बच्चा सीख रहा होता है उसी के बीच हम कह सकते हो एक दूसरे से हमें किसका सम्मान करना है, किस तरह लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह कह सकते हो अपने संवेगों को विकसित करना है, अभिप्रेरणा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से। ये कौन सा क्षेत्र होता है, भावात्मक क्षेत्र। और ज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, हम कह सकते हो ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि को विकसित करना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान का निर्माण करना, वो कौन सा क्षेत्र होता है, ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ये 3S से रिलेटेड है आपका, तीनों क्या है, 3S से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है हेड, अपने सिर को विकसित करना। ठीक, इसका मतलब होता है अपने हार्ट को विकसित करना। ठीक, हृदय संबंधी जो क्रियाएं होती हैं। और इसका मतलब होता है अपने हैंड के द्वारा जो हम गतिविधि करते हैं
वो कहलाता है हमारा मनोगत्यात्मक। तो 3H से रिलेटेड है, इसको महात्मा गांधी ने भी 3H को बढ़ावा दिया था कि बच्चे को 3H को विकसित करो तो बच्चा शिक्षा अपने आप ले लेगा। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं 3H, हेड, हर्ट एंड हैंड। तो ये कहलाते हैं हमारे अधिगम के क्षेत्र। कितने होते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एंड मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, ज्ञानात्मक में हम कह सकते हैं कॉग्निटिव कहते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरा है हमारा जो भावात्मक होता है उसको हम कहते हैं अफेक्टिव, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम साइकोमोटर। इस तरह से 3 क्षेत्र होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड मनोगत्यात्मक। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, चलिए इस तरह से हमने क्षेत्रों को जाना। कितने क्षेत्र होते हैं अधिगम के? तो 3 क्षेत्र होते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम वक्र लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स क्या होते हैं? जब कह सकते हो अधिगम जो है हम सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या है? अधिगम है। अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता, स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। ठीक है, अनुभव के द्वारा जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी परिवर्तन कैसा? स्थायी। उसको हम क्या कह रहे हैं? अधिगम कह रहे हैं। अधिगम का वक्र क्या है? जब सीखने की गति जो है, कह सकते हो मात्रा, सीखने की गति, प्रभाव आदि जो है वो प्रभावित हो। कभी सीखने की गति उच्च हो, कभी सीखने की गति निम्न हो, कभी कह सकते हो मध्यम हो, तो वो कहलाता है हमारे सीखने के वक्र या अधिगम वक्र, जिसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व्स। ठीक है, जब सीखना जो है, जब सीखने की गति उन्नति या अवनति को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का वक्र। जब कभी उन्नति हो रही है, कभी अवनति हो रही है, कभी समान रेखा में चल रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? वक्र कह रहे हैं। ठीक है, इसे हम ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया। ये हो गई हमारी मात्रा, यहाँ हम लिख देते हैं समय, ठीक, अमाउंट एंड टाइम, और फिर ये इस तरह आगे बढ़ता रहता है। कभी सीखने की गति तीव्र हो गई, कभी मंद हो गई, ठीक, कभी कह सकते हो मंद हो गई, कभी सीखना इससे सीधी रेखा में चल रहा है, कभी कह सकते हो तीव्र हो रहा है, कभी धीमी हो रही है। ठीक, तो ये क्या है? सीखने के वक्र है, जिसको हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ज़्यादा टेंशन ना लेना, अभी मैं इसको आगे समझा रही हूँ। जब सीखना क्या हो जाए? सीखने में उन्नति या अवनति प्रदर्शित हो। कभी बहुत कह सकते हो आज हमने 24 घंटे पढ़ लिया, 24 घंटे क्या, आज मैंने 10 घंटे स्टडी की, कल मैंने 5 ही घंटे स्टडी की, परसों मैंने स्टडी की तो 1 घंटा रह गया, उसके बाद क्या हुआ, हमने 1 घंटे से आधा घंटा कर दिया, उसके बाद फिर हम सीखना ही छोड़ गए। तो ये क्या है? पहले उन्नति हुई, बाद में क्या हुई? अवनति हुई, उसके बाद कह सकते हो छोड़ ही दिया। पहले हमने क्या किया? आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद फिर हमने 3-4 घंटा स्टार्ट कर दिया, फिर 10 घंटा स्टार्ट कर दिया। तो हम कह सकते हो सीखने की गति बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने की गति और उन्नति और अवनति को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है। समझे? चलिए लिख लेते हैं सीखने की गति, सीखने की उन्नति व अवनति को प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है। ये देखो, ये अधिक भी हो सकती है, बहुत अधिक भी हो सकती है, ठीक, कम भी हो सकती है, और हम कह सकते हैं बिल्कुल नहीं सीखेंगे तो शून्य भी हो सकती है। धनात्मक, ऋणात्मक एंड शून्य, ये सीखने की जो गति है वो तीनों हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सीख ही रहे हैं, ज़्यादा सीख रहे हैं तो उसी को रखेंगे, कम सीख रहे हैं उसको भी हम वक्त के अंतर्गत रखेंगे, और बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं उसके अंतर्गत भी हम वक्त को रखेंगे। तो पहला देखते हैं
समान निष्पादन वक्र। ये हम कह सकते हैं सरल रेखीय वक्र, इसका दूसरा नाम ये भी है। ठीक, जब सीखने की गति जो हो एक समान रेखा में आगे बढ़ रही हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय वक्र का क्या मतलब है, रेखा का मतलब एक सीधी रेखा। ठीक है, तो जब सीखने की गति जो एक समान रेखा में आगे बढ़ रही है उसे हम कैसे कहेंगे, सरल रेखीय वक्र। आज हमने 1 घंटे पढ़ाई की, उतना ही सीखा। कल हमने 1 घंटा पढ़ाई की, तब भी उतना सीखा। परसों भी हमने 1 घंटा स्टडी की, तब भी हमने उतना ही सीखा। पर नेक्स्ट डे हमने स्टडी की, तब भी 1 घंटे में उतना ही सीखा। तो हम उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ये समान रेखा में आगे बढ़ रहा है, आज भी 1 घंटे में उतना ही, मतलब क्वांटिटी एंड कह सकते हो टाइम दोनों ही सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जब एक सीधी रेखा में हम आगे बढ़ते हैं, ना हम ज्यादा सीख रहे हैं ना कम सीख रहे हैं, उतना ही सीख रहे हैं। जैसे आपने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया आज, ठीक है, पूरा 1 घंटा ले लिया आपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कल भी आप वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, तब भी आपने 1 घंटा ही लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे, तब भी आपने 1 घंटा लिया। तो ये क्या कहला रहा है, हमारा सरल रेखीय वक्र। ना सीखने की गति बढ़ रही है और ना कम हो रही है। ठीक, चलिए समझ आया। जब सीखने की गति सॉरी जब सीखने की गति एक समान रेखा में आगे बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र कहते हैं। जैसे कि हमने इस तरह जाना, ठीक, 1 आवर 1 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिर से वही चैप्टर, ठीक, अगर नेक्स्ट तब भी वही 1 चैप्टर, एक ही पार्ट 1 घंटे में पढ़ रहे हैं बराबर से, तो वो कहला रहा है हमारा सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। ठीक, समझ आया आपको ये। अब देखते हैं दूसरा वक्र। उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र होता क्या है ये वक्र, जब सीखने की गति कैसी हो जाए, पहले उन्नति करे बाद में अपनति की ओर जाए, तो इसे हम कहते हैं उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। प्रारंभ में गति तीव्र, बाद में मंद, प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है, बहुत तीव्र है, बाद में कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। ठीक है, जैसे कि इसको हम देखेंगे ग्राफ से, प्रारंभ में गति कैसी है, बहुत उन्नति कर रही है, बाद में किस हो जा रहा है, हमारा ग्राफ नीचे की हो जा रहा है, अवनति हो रही है। क्या हो रही है, अवनति हो रही है। पहले पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ा ऊपर की ओर, बाद में किस हो जा रहा है, अवनति की हो जा रहा है, तो ये वक्र कहलाएगा हमारा उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, उत्तल वक्र के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ आया, कौन सा वक्र, उत्तल वक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है।
प्रारंभ में सीखने की गति कैसी हो रही है, उन्नति हो रही है, बाद में कैसी हो रही है, निगेटिव में जा रहा है, धीमी हो रही है गति, मंद हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसका जो डायग्राम बनेगा, ग्राफ बनेगा, इस तरह बनेगा। प्रारंभ में उन्नति को दर्शा रहा है, बाद में अवनति को दर्शा रहा है। इसे हम कॉन्वेक्स या उत्तल वक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं वक्र अपना। नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। प्रारंभिक गति कैसी है, धीमी है। प्रारंभ में गति मंद, बाद में तीव्र हो जाती है। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र के नाम से हम इसको जानते हैं। प्रारंभ में गति कैसी हो गई है, कह सकते हो मंद है, धीमी है, दिखा रहा है नेगेटिव। बाद में कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो बाद में कैसी हो गई, तीव्र हो जाती है। इसे हम जानते हैं नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। जैसे कि आज हमने आधा घंटा पढ़ाई स्टार्ट की। कल जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हमारा जो आधे घंटे की जगह 1 घंटा हो गया। परसों जब पढ़ने बैठे तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा हमने पढ़ा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे बैठे पढ़ने के लिए तो 2 घंटे हमने पढ़ा। या कह सकते हो जब उसके नेक्स्ट डे बैठे तो हमारे सीखने की गति कैसी होती जा रही है, तीव्र होती जा रही है, बहुत कह सकते हो फास्ट होती जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक या उन्नति सूचक वक्र। ठीक, तो हम लोग इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। मोस्टली देखा होगा जब एग्जाम करीब आते हैं थोड़ा धीमे 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 करके पढ़ते जाते हैं। जब बिल्कुल एग्जाम करीब आ जाते हैं तो हम लोग पढ़ाने का अपना लिमिट जो है वो बढ़ा देते हैं। फिर कौन सा वक्र होगा, प्रारंभ में गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। उसे हम कहते हैं नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। और जो उन्नतोदर था उसमें हम कह सकते हैं हम लोग 1 घंटा पढ़ते थे, फिर 1 घंटे से कम होते होते वो 45 बचा, 45 से कम होते होते 30 बचा, फिर उसके बाद हमारा कह सकते हो 10 ही मिनट बचे, फिर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं वो होता है उन्नतोदर। ये कैसा है, नतोदर। इसका कैसे बनता है ग्राफ, इसका ग्राफ बनना है इस तरह का। प्रारंभ में कैसा है, धीमा है, बाद में ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसा है, पॉजिटिव है। बाद में जो सीखने की गति है कैसी हो रही है, तीव्र हो रही है। तो हम उसको कहते हैं नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। इसको हम जानते हैं अवतल वक्र के नाम से, अवतल वक्र या कॉनकैव कर्व, ये नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आई बात की समझ में कि प्रारंभ में जो गति है सीखने की कैसी है, मंद है, और बाद में कैसी हो गई है, तीव्र हो गई है। ठीक, चलिए अब देखते हैं चौथा वक्र, मिश्रित वक्र। चौथा वक्र कौन सा है, मिश्रित वक्र। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं प्रारंभ में सीखने की गति बहुत तीव्र थी, बाद में कैसी हो गई, मंद हो गई, फिर से तीव्र, फिर से मंद। मतलब आज 1 घंटा पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, फिर से 1 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटा पढ़ा। फिर हम कह सकते हो ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ, कभी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, कभी कम पढ़ते हैं, कभी फिर ज़्यादा पढ़ लिया, फिर कम पढ़ लिया। इस तरह से जो ग्राफ प्रदर्शित होता है उसको हम कहते हैं मिश्रित वक्र। क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र। प्रारंभ में सीखने की गति मंद, फिर से तीव्र, फिर मंद, फिर से तीव्र, फिर मंद, फिर से तीव्र। तो ये बन जाता है, कह सकते हो इस तरह बन जाता है। तो इसे हम कह सकते हो अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति माना जाता है। कौन सा वक्र अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति होता है, तो वो होता है हमारा कौन सा, मिश्रित वक्र। कौन सा वक्र होता है, मिश्रित वक्र। प्रारंभ में सीखने की गति मंद, प्रारंभ में मंद, फिर तीव्र, और फिर से मंद हो जाए, फिर तीव्र,
तो वो कौन सा वक्र कहलाएगा हमारा? मिश्रित वक्र। इसे हम अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति मानते हैं। ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना 4 वक्र को। पहला हमारा सरल रेखीय वक्र जो एक सीधी रेखा में आगे चलता है, ना हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना कम पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं अमाउंट एंड क्वांटिटी और जो टाइम है वो दोनों इक्वल ही रहते हैं, इक्वल पढ़ते जा रहे हैं, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। उन्नतोदर वक्र क्या होता है? प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, प्रारंभ में सीखने की गति फास्ट होती है, तीव्र होती है, बाद में कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। उसको कहते हैं उन्नतोदर या नकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। ठीक है, नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र क्या होता है? प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, मतलब ना से धीमी, निगेटिव में जा रहा है, बाद में सकारात्मक पॉजिटिव में जा रहा है, तो बाद में सीखने की गति कैसी हो गई? तीव्र हो गई। वो कहलाता है नतोदर या सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र। फिर होता है मिश्रित वक्र जो धीमी तेज होती रहती है, उसको हम जानते हैं मिश्रित वक्र के नाम से ही होता है, अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति। ठीक है, अच्छा जो अधिगम वक्र है ये आपके प्रतिपादित किए हैं एबिंगहॉस ने। अधिगम के वक्र को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था आपका एबिंगहॉस ने। ठीक है, चलिए अधिगम वक्र की अवस्थाएं, तीन अवस्था होती है हमारे अधिगम वक्र की। हम कह सकते हैं होती है इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, दूसरी होती है मिडिल स्टेज, मध्य अवस्था, तीसरी होती है हमारी लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था। ठीक है, हम कह सकते हैं अधिगम वक्र की, अधिगम की 3 अवस्थाएं होती है। प्रारंभ की अवस्था, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं जानते हैं कि हमें कितना सीखना है, क्या हम पहले से सीखे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है? लर्निंग से पहले वाली जो स्टेजेस होती है वो कहलाती है प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेज। मतलब हमने जो सीखा हुआ है उसके सीखा हुआ है, अभी हम सीख नहीं रहे, ड्यूरिंग में नहीं चल रहा है, हमने जो पहले सीखा हुआ है उसके बारे में समझना। एक टीचर आया क्लास में, अब आपसे पूछ रहा है बेटा आपने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है? अब कह रहे हो हाँ पढ़ा हुआ है, सुपर टेट में पढ़ा हुआ था, टेट में पढ़ा हुआ था। उसने क्वेश्चन किया कि भैया बुद्धि जन्मजात होती है अर्जित होती है? तो आपने बताया बुद्धि जन्मजात होती है। तो उसने अपने पूर्व ज्ञान को जांचा कि आपको कितना आता है। वो कौन सी स्टेज है? प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है। बाद में कहलाती है मिडिल स्टेज, मध्य अवस्था, ड्यूरिंग के टाइम। अब उसे पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? मध्य अवस्था। तुम कह सकते हो मिडिल स्टेज, जो ड्यूरिंग का टाइम होता है, पढ़ाने का टाइम होता है। बाद में आती है हमारी लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं पढ़ाने के बाद जो है, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं या बच्चे ने कितना सीखा, उसने वक्र जो है उसका ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया, तो वो कौन सी स्टेज होती है? हमारी लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मूल्यांकन किया कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो आपने कितनी सीखी, कितनी आपकी माइंड में फिक्स्ड हुई, कितनी स्थिर हुई, तो वो कौन सी स्टेज होगी? लास्ट स्टेज। ठीक है, और हम जब पढ़ा रहे हैं आपको तो वो कौन सी होगी? मिडिल स्टेज, मध्य अवस्था। और पढ़ाने से पहले जब हम आपका जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो वो होती है हमारी प्रारंभिक अवस्था। तो इस तरह से 3 स्टेजेस होती हैं, इनिशियल, मिडिल एंड लास्ट स्टेज। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम देखते हैं अधिगम में पठार होते हैं। तो अधिगम के कर्म हो गए। सॉरी,
अधिगम का पठार क्या होता है? जब सीखना स्थिर हो जाए, ना सीखने में परिवर्तन हो, ना कह सकते हो सीखना बढ़े ना कम हो, वो कहलाता है हमारा अधिगम का पठार। ठीक है, जब सीखना रुक जाए, सीखने में कोई परिवर्तन ना हो, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वहीं हम स्थिर होकर रह गए, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। जब सीखना स्थिर हो जाए, रुक जाए, सीखना स्थिर स्टेबल हो जाए, रुक जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। जब सीखने में उन्नति अवनति प्रदर्शित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। सीखना रुक जाए, स्थिर हो जाए, ना उन्नति हो अवनति हो, कुछ भी प्रदर्शित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, सीखने का पठार क्यों बनता है? कह सकते हो कार्य में जटिलता। जब कार्य जटिल होता है, बहुत कठिन होता है, हम कह सकते हो उन्हें सरल विधियों का प्रयोग करके ना सीखते हैं, जब कार्य कठिन हो जाता है तो हम कह सकते हो फिर हमारी सीखने में रुचि नहीं रहती है, फिर हम सीखना छोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को साइकोलॉजी बहुत टफ लगता है, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट क्या है? रुचि नहीं है बिल्कुल, उनको ये सब्जेक्ट बहुत जटिल लगता है, कठिन लगता है, तो वो क्या है, इसको उतना ही पढ़ेंगे कि भैया पास हो जाए, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो ये क्या है? कार्य में जटिलता, वो क्या बना लेता है? अधिगम का पठार बनाता है। जब काम ईजी होगा ना, यूं चुटकियों में हम उस काम को कर लेंगे, तो वो क्या है? पठार बनाएगा? नहीं बनाएगा। अधिगम का पठार क्या होता है? जब कार्य हमें बहुत जटिल लगता है, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम को हम करना छोड़ देते हैं, तो वो पहला पॉइंट होगा कार्य में जटिलता। दूसरा देखते हैं, शारीरिक व मानसिक विकास। शारीरिक व मानसिक विकास में कमी। ठीक है, शारीरिक व मानसिक विकास में कमी, हम कह सकते हैं अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम उतना ठीक ढंग से नहीं सीखेंगे, कुछ टाइम के बाद हम सीखना छोड़ देंगे। मानसिक हमारा कह सकते हो मेंटल डेवलपमेंट अगर स्थिर नहीं रहता है, तो हम क्या है, फिर सीखने को छोड़ देते हैं, स्ट्रेस लिए बैठे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं तो भूल जा रहे हैं बार बार सीख के, तो क्या होगा? जब हमारा मानसिक विकास में कमी है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, शारीरिक विकास शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट नहीं है, तो हम कुछ टाइम के बाद सीखना छोड़ देंगे। तो शारीरिक व मानसिक विकास में कमी अधिगम का पठार कहलाता है। ठीक है, ऊपर लिखते हैं कुछ पॉइंट। अनुचित शिक्षण विधियां, जब कह सकते हो हम अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो अधिगम में पठार बनता है। टीचर आया, व्याख्यान देके चला गया, चीज़ें समझ से ऊपर निकल गई, कह सकते हो हवा में घूम रही हैं चीज़ें, वो माइंड में नहीं आ रही हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर नहीं आ रही हैं, तो हम क्या होगा? सीखने में उतना रुचि नहीं लेंगे, कुछ टाइम के बाद हम सीखना छोड़ देंगे। तो अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग जब शिक्षक करता है, तो हम कह सकते हो जो हम जितना अच्छे से सीख रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। जैसे कि टीचर आया, उसने व्याख्यान विधि का यूज़ कर डाला, डेली आके लेक्चर दे रहा है, वो बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे हुए, कितना टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा उसने टीचर ने पढ़ाया, बच्चे बोर होके बोलते हैं कि भैया कितनी देर में ये जो है टीचर यहाँ क्लास से जाएगा, दिमाग पका के रख दिया है इसने। तो हम कह सकते हो अनुचित शिक्षण विधियों का जब टीचर प्रयोग करता है, तो नेक्स्ट डे वो फिर आएगा, तो हम लोग फिर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, एक दूसरे फ्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है, कि भैया ये कहाँ से आ गए, इससे अच्छा तो चलो फिर बच्चे एक माइंड में टेक्निक्स बनाते हैं, चलो यार टॉयलेट करने चलते हैं, चलो यार घूम आते हैं इसी बहाने, चलो यार चाय की चुस्कियाँ ले आते हैं, तो बस इस तरह से बहाने करके निकलने लगते हैं। तो क्या हो रहा है, उनकी माइंड में अधिगम का पठार बन रहा है, वो सीखने में रुचि नहीं ले रहे। तो अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है वो भी हमारे सीखने के पठार में प्रभावित करता है हमारे अधिगम को। ठीक है, ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम कार्य में जटिलता, रुचि। जो हम कह सकते हो जो जिस इंटरेस्ट से हम चीज़ों को सीख रहे थे, अगर वो हमारा इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट में नहीं है तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैथ में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो बच्चा जो है वो सीखता है मैथ को और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करता है। कुछ बच्चों का कह सकते हो अंग्रेजी में बिल्कुल माइंड नहीं लगता है, तो इंग्लिश में तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें सीख भी नहीं पाते हैं, तो उनका क्या होता है, अधिगम का पठार बनता है। तो रुचियों में कमी, ये भी हम कह सकते हैं अधिगम के पठार का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अधिगम का पठार पढ़ा है। ठीक, चलिए, तो हमारा ये लेसन जो है अधिगम का पठार हमने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं अधिगम का पठार हुआ। अब हम देखते हैं हमारा अधिगम से कुछ स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स ऑफ लर्निंग, हम इनको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी हम कह सकते हैं। ये होते हैं हमारे तीन, रचनावाद, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। ठीक, तीन स्कूल बताए गए हमारे सिलेबस में, होते तो 8 है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, संप्रदाय कह सकते हैं हम इसको, कह सकते हो मनोविज्ञान के संप्रदाय, अधिगम के जो संप्रदाय होते हैं, बच्चे को किस तरह अधिगम कराना है, ये कहलाते हैं हमारे स्कूल्स ऑफ मीनिंग लर्निंग या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। 3 बताए गए हमारे सिलेबस में, इनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल एग्जाम आपके सर पर है तो स्ट्रेस बहुत हाई होगा, तो इसको योगा करके आप लोग इसे रिलीज़ करते रहें। थैंक यू।